आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पद्म पुरस्कारों पर आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। अपने आप में आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब भी आप देखोगे किसी न किसी रूप में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन वर्तमान में आप जानते हो कि परीक्षा का जो पैटर्न है ये थोड़ा चेंज हुआ है। इसको एक अनोखे रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको भी हमने आधार बनाकर रखना है। और पिछले पेपर जो हुए हैं, पिछले एग्जाम में जो पद्म पुरस्कारों पर क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको हमने साथ लेकर चलना है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। यहां मैं मेरे सभी स्टूडेंट को यह कहना चाहूंगा कि इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आप सही कर दो, लेकिन जो गंभीर क्वेश्चन होते हैं, जिनके पूछने का तरीका थोड़ा स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, वहां पर आप गच्चा खा जाओगे और फिर कट ऑफ में नहीं आ पाओगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने करना है। पद्म पुरस्कारों पर विशेष बेहतरीन प्रश्न विकल्प आपके सामने बिल्कुल नए पैटर्न पर। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप जानते हो 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और अभी लेटेस्ट में जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 26 जनवरी 2026 को। आप जानते हो यहां पर जो चीफ गेस्ट रहे वो रहे ईयू, यूरोपियन संघ। आप जानते हो इनके अध्यक्ष यहां पर आए थे। इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी यहां पर आए थे। और भारत के साथ ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। इस संबंध में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। सही तरीके से कनेक्शन बिठा के, कनेक्टिविटी करके करेंगे। जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, वही मिल पाएगा जो अखबारों में है। उसका क्या करोगे आप? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ विशिष्ट बातें उसके अंदर जब हम ऐड करेंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी कि उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तभी मजा आता है और हमारे पढ़ाई करने का तरीका भी सही दिशा में चलता है। इस दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। आप जानते हो कि पद्म पुरस्कार जो है 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इनको मैंने क्रम से ही बताया है, ध्यान रखना। ये पद्म विभूषण, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। विभूषण में 4 शब्द है तो सबसे बड़ा हो गया, भूषण में 3 शब्द है तो दूसरे नंबर पर आ गया, इसमें एक ही है तो तीसरे नंबर पर आ गया। लेकिन यहां आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, यदि आपसे ये कह दें कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आएंगे आगे, तो ध्यान रखना, भारत रत्न है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न। क्लियर होगी? वर्तमान में अब तक 53 भारत रत्न मिल चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अब तक 53 भारत रत्न मिल चुके हैं। ध्यान रखें ये चीजें। 50वां जो भारत रत्न मिला था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था। माफी चाहूंगा, 50वां भारत रत्न जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं वापस रिपीट कर दूं। 50वां भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था, जिन्हें आधुनिक लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, उनको मिला था। क्लियर? अब तक कितने मिल चुके हैं? 53। ऐसा एग्जाम में आता है।
तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हो गया। अब यदि हम कहें दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर यदि आप कहो तो पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आप कहो तो पद्म श्री। ये 4 क्रम आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आइए अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं वो साथ साथ करते हैं हम अपने। पद्म पुरस्कार जो मिले हैं, पद्म विभूषण 5 मिले हैं, ये पता होना चाहिए। यूपीपीसीएस में एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर, शायद सितंबर अक्टूबर में हुआ था वो एग्जाम। उसमें ये पूछा था कि वर्ष 2025 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है। उस समय इसका आंसर था 7 को मिला था। अब इसका आंसर है 5। ध्यान रखना, ये मैंने करवाया हुआ है आपको। जो बच्चे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, थोड़े टाइम पहले ही मैंने करवाया था आपको। यूपीपीसीएस के अंदर आया हुआ है, याद कीजिए। यदि किसी को याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, ये याद रखना आपने, और पद्म श्री 113। 5, 13, 113, ये ध्यान रखना है आपने क्रम से। 5, 13, 113। एक आपसे टोटल पूछा जाता है, 5, 13 प्लस 113 इज इक्वल टू 131। तो टोटल पद्म पुरस्कार 2026 के अंदर जो मिले हैं, ये मिले हैं 131। ये 4 डाटा आपको पता होना चाहिए। अब ये किनको मिले हैं? 131 व्यक्तियों को मिले हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको याद रख पाए, संभव नहीं है ये। तो फिर हम क्या पढ़ें? यही चुनौती होती है, और इन्हीं चुनौतियों से आपको हेल्प के रूप में ये क्लासेज होती है। तो जैसा मैं बताऊं आप वैसा कर लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। अपने हिसाब से यदि आप कहो कि 131 व्यक्तियों के नाम और क्षेत्र में याद कर लूं, तो एक बार करके देख लेना। वो आपकी अपना विवेक है, आपकी अपनी समस्या, आप देख सकते हो उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि वो पीडीएफ किसी काम की होती है। आगे आप जैसा उचित समझो। पद्म विभूषण यही है वो जो आपके एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो पद्म विभूषण है, पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए कितने व्यक्तियों को मिले, किनको मिले, और किस किस क्षेत्र में मिले, ये पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो धर्मेंद्र सिंह देओल, अच्छे तरीके से जानते हो, फिल्म अभिनेता रहे हैं ये फिल्म अभिनेता, कला क्षेत्र से अच्छे तरीके से जानते हो। आप मान के चलना किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके सामने। केटी थॉमस, लोक अफेयर, जन निधि, जन कल्याण के संबंध में, हिंदी में इसको जन कल्याण कहते हैं। इनका क्षेत्र जो है जन कल्याण। एन राजन, कला के क्षेत्र में है ये। पी नारायण, लिटरेचर और एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। ध्यान रखें ये चीजें। वी एस अच्युतानंदन, पोस्थुमस, ये जन कल्याण, पब्लिक अफेयर के संबंध में है। ये लिस्ट पूरी याद हो जानी चाहिए आपके। आपसे ऐसे पूछा जाएगा किसे पद्म विभूषण मिला, किसे नहीं मिला, निम्न में से किसे पद्म विभूषण नहीं मिला। इस टाइप का क्वेश्चन एक सामान्य प्रकार का आपके आ जाता है। अब यदि वहां आपने गलती कर दी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्लियर? 5 याद कर लो, इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं आपको। ज्यादा से ज्यादा यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैं एक्स्ट्रा करूं, तो सेकंड यदि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहूं तो ये है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट। ये है अलका याग्निक, आर्ट। ये 13 नाम है, याद कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 13 नाम है, थोड़ा बहुत रीडिंग मारोगे तो हो जाएगा। जैसे अलका याग्निक, कला के क्षेत्र में आप जानते हो, संगीत से संबंधित है ये। भगत सिंह कोश्यारी, जन कल्याण, पब्लिक अफेयर। कलिपति रामाश्याम पलानीस्वामी, औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। ममूटी हीरो है ये, फिल्म स्टार है ये, आर्ट के क्षेत्र में। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय, मेडिसिन के क्षेत्र में। पीयूष पांडे, मैंने आपको बताया भी था, आर्ट के संबंध में।
विज्ञापन जगत से संबंधित है। ये याद आ रहा है कुछ? मैंने अच्छे तरीके से जब इनका निधन हुआ था तब मैंने आपको बताया था, विज्ञापन जगत से संबंधित है। तो इनसे आपको यह भी पता लग गया, धर्मेंद्र के संबंध में इनको मरणोपरांत मिला है, पीयूष पांडे इनको मरणोपरांत मिला है। तो आपको यह जानकारी भी हो गई कि पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको यहां से मिल गया। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आराम से कर पाते हो, नहीं तो समस्याएं आ जाती है। जैसे ही कहेंगे कथन सत्य असत्य के संबंध में तो अपने आप पहचान जाओगे आप, ठीक है ना। ये नाम आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। जो भी है ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी राकेश मेहरा जी के क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। इसको ज्वाइन रखें आप, वहां पर आपको जो भी सूचनाएं हैं वहां दे दी जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये पद्मश्री है, ये 113 है। यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण हुआ, जैसे ए मुथु नारायण, अनिल कुमार रस्तोगी, अंके गोवदा एम, अमीडा फर्नांडीज, अरविंद वेद्या, अशोक खेड़े, ये कुछ बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इनको याद भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के हो, यदि आप राजस्थान के हो तो राजस्थान के जिन निवासियों को ये अवार्ड मिले हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरली पद्मश्री पर क्वेश्चन इतना नहीं आता है, जनरली सामान्यतः कह रहा हूं, क्योंकि कोई मनाही नहीं है किसी चीज की। कल को आप कह दो सर की आ गया, लेकिन वो जब हम परसेंटेज का देखते हैं तो 90% पद्म भूषण पर ही आता है, पद्म विभूषण पर ही आता है। दूसरे नंबर पर पद्म भूषण पर आ जाता है। पद्मश्री पर मैंने बहुत कम देखे हैं। अब आपको अपने हिसाब से इसको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन में विशेष रूप से कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो चूजी होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, और इसका खामियाजा फिर हमें असफलता के रूप में देखने को मिलता है, और फिर हम दोष देते रहते हैं अलग अलग पहलुओं को। तो ये आप ध्यान रखें। यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो राजस्थान के संबंध में। ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुने, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पद्म पुरस्कार मिले हो और राजस्थान में से किसी को मिल गया हो और वो एग्जाम में ना आया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये एक अलग बात है कि आप जिस एग्जाम में बैठे हो सकता है उसमें ना आए, ये एक अलग बात होती है। तो राजस्थान के बच्चों के लिए ये जो पेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। तरीका मैं बता दूंगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे, वो मेरी जिम्मेवारी है। 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, तो पद्म विभूषण नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला 2026 में। पद्म भूषण भी किसी को नहीं मिला। पद्मश्री 3 को मिले हैं, अच्छे तरीके से नाम याद हो जाना चाहिए। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, तगाराम भील, अच्छे तरीके से। अब इनके 2 पहलू आपको पता होने चाहिए। एक तो इनका क्षेत्र कौन सा है, एक ये किस जिले से संबंधित है, जिला और क्षेत्र। फिर इनके बारे में यदि कोई विशेष बात आ जाए तो उसका आपने ध्यान में रखना है। जैसे यदि मैं यहां पर क्षेत्र की बात करूं तो ये कला क्षेत्र से है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कला। ये समाज सेवा से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस समाज सेवा से संबंधित है। तो ये क्या है, अंध विद्यालय चलाते हैं, ठीक है ना। ये जो स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज है ये जगदम्बा अंध विद्यालय चलाते हैं, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए इन्होंने ये खोल रखा है। समाज सेवा के संबंध में काम करते हैं। गंगानगर के अंदर है ये जगदम्बा
अंध विद्यालय। अब आपको थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने गंगानगर के अंदर जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना कब की थी? 1980 में। एग्जामिनर यदि आपको दबोचेगा तो ऐसे दबोचेगा। अंध विद्यालय है, दिव्यांगों के लिए है और ये समाज सेवा के संबंध में है। तगाराम भील ये कला के संबंध में है। ये अलगोजा वादक है। अलगोजा आप जानते हो, अलगोजा एक वाद्य यंत्र होता है, मैं नहीं बताने जा रहा। ये तत्वाद्य है, सुशीर वाद्य है, घन वाद्य है, ये आप अपने हिसाब से देखिए। क्या ये राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है? मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीजें बताई जाए कि कौन सा वाद्य यंत्र है। क्या अलगोजा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है या नहीं? ये दोनों बातें आप मुझे बताओगे। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनके जिले के संबंध में बात करें तो डीग जिला आप जानते हो नया बना है। इसका नया नाम ध्यान रखें, ब्रजनगरी। ब्रजनगरी। और इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी खूब आता है, खूब पुराने पेपर उठा के देख लेना। गंगानगर, अनाज बहुत ज्यादा होता है, अन्न का कटोरा कहते हैं इसे, अन्न का कटोरा, गंगानगर। और ये जो है तगाराम भील, इनका संबंध जैसलमेर से है। जैसलमेर, स्वर्ण नगरी, ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी कह रहा हूं, सुवर्ण नगरी नहीं कह रहा। सुवर्ण नगरी तो जालोर होता है, स्वर्ण नगरी राजस्थान का अंडमान के रूप में इसको जाना जाता है। जैसलमेर, पोखरण शहर नाम सुना होगा, यहीं पर है जहां पर परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण करवाए गए थे 1998 में। समझ में आई बात सारी? ये वही क्षेत्र है जैसलमेर। क्लियर? तो ये कुछ बातें मैंने बताई। अब इनमें से तगाराम भील अलगोजा वादक है, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि गंगानगर के हैं, जगदम्बा अंध विद्यालय के हैं, गयासुद्दीन मेवाती जोगी, इनके बारे में थोड़ी सी बात आप जान लें। एक तो इन्हें संगीत एकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरा जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात मान के चलता हूं, इनकी कला के बारे में, पांडुन की कड़ा, पांडुन की कड़ा ध्यान रखना, ये है आपके लिए क्वेश्चन। पांडुन की कड़ा, इसमें पारंगत है, ये प्रसिद्धि पा चुके हैं। ये पांडुन की कड़ा के संबंध में कहूं तो एकमात्र कलाकार जो ढाणी शैली में, अंडरलाइन ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ढाणी शैली में महाभारत पर आधारित करीब 2500 दोहों का गायन करते हैं। तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी का संबंध किस शैली से है? ढाणी शैली से। समझ में आई बात सारी? क्वेश्चन को निकालना सीखिए। अब ये भपंग वादन करते हैं। भपंग ये वाद्य यंत्र है, मैं नहीं बताने जा रहा किससे संबंधित है, तत्वाद्य है कि घन वाद्य है कि सुशीर वाद्य है कि अवनद वाद्य है। आप देखिए, यह आपको जनरल जीके में करवाया जा चुका है। मुख्य रूप से यही है, लेकिन 12 पारंपरिक वाद्य यंत्र के रूप में भी इनको देखा जाता है। इनका भी ज्ञान है, जैसे अलगोजा, चिंकारा, इस संबंध में भी ये जानते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। ये अपना जो करंट और स्टैटिक जीके का जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन मैं जिसको मानता हूं वो ये है, क्योंकि बहुत ही गंभीर तरीके से आपके क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं और इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और पूरा देखना लास्ट तक। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन, लेकिन यदि आए नहीं, पढ़ा नहीं हो तो मुश्किल खड़ी कर दे। निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2026 नहीं मिला? केटी थॉमस, एन राजन,
पी नारायण, अलका याग्निक। अब आपने यदि लिस्ट पढ़ी है, अभी मैंने आपको बताया था 5 के नाम याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 5 में ये नहीं है वो यही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अलका याग्निक। क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। पद्म पुरस्कारों के क्रम के बारे में सही अनुक्रम क्या है? उच्चतम से निम्नतम। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण। आया हुआ है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ये आया हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था। जब इस तरीके से क्वेश्चन करो तो ये लाइन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां अक्सर चेंजेस हो जाते हैं। ये जी उच्चतम से निम्नतम कह रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, यदि ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको निम्नतम से उच्चतम कह देता तो पहला ऑप्शन सही होता। समझे ना बात को? ये बातें अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में छोड़ देता है। बहुत बार होता है। आरएस 2013 में भी हिमालय की चोटियों के संबंध में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिससे स्टूडेंट लगभग गलत करते हैं। और मैं जनरल जीके में उस क्वेश्चन को जब मैं हिमालय की चोटियां करवाता हूं तो जरूर करवाता हूं, उसमें वो हमेशा गलती करते हैं। केवल इसी टाइप की बात है वो, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट किया ताकि आप ध्यान दें। नेक्स्ट, अब ये जो नए पैटर्न है इसको ध्यान से देखना। पद्म पुरस्कारों के चयन के संबंध में, पद्म पुरस्कारों का सिलेक्शन कैसे होता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका चयन राष्ट्रपति के द्वारा सीधे किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है ये। इसका चयन राष्ट्रपति के द्वारा सीधे किया जाता है। एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार समिति की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। इन पुरस्कारों के लिए केवल सरकारी कर्मचारी ही पात्र होते हैं। समझ जाओगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इन शब्दों की जो जटिलता है वो कहीं ना कहीं आपको खराब कर देगी। इसका चयन राष्ट्रपति के द्वारा सीधे किया जाता है, ये गलत है, सीधे नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा ही ये दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये एक समिति गठित की जाती है और वो समिति सिफारिश करती है कि इनको दिया जाए, फिर राष्ट्रपति साइन करता है। और एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव होता है ये, ध्यान रखना ये चीजें। तो अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया कि पद्म पुरस्कारों के चयन के लिए कैबिनेट स्तर पर एक समिति गठित की जाती है जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। वो सिफारिश करता है, राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, फिर राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें प्रदान किया जाता है। ये कहानी है इसकी। पुरस्कार समिति की अध्यक्षता नहीं हो सकता। इन पुरस्कारों के लिए केवल सरकारी कर्मचारी ही पात्र है। कैसे है, कला के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं ना, तो इसका आंसर होगा बी। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका जो क्वेश्चन है आईएएस प्री के अंदर आया हुआ है। मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, जहां तक यदि मैं गलत नहीं हूं तो 2018 में आया हुआ है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन आईएएस के अंदर आया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, वर्तमान पैटर्न पर आधारित है ये। कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां है। अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां है, टाइटल है। ये कह रहा है कि जो पद्म पुरस्कार है वो उपाधियां है, टाइटल है। उपाधियां समझते हो, जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि, समझे, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि,
रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि, भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि। समझे बात को? ये उपाधियां हैं, आप खुद समझ सकते हो। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी और ये हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। समझो जो बातें चल रही है अभी। पद्म पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिए जा सकते, किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिए जा सकते। आपके सामने है सारी चीजें। तो देखिए नीचे क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो अभी मैंने आपको कहा था जैसे धर्मेंद्र को पद्म पुरस्कार मिल गया, वो तो मरणोपरांत मिला है। पीयूष पांडे को पद्म भूषण मिल गया, लेकिन वो तो मरणोपरांत है। तो मरणोपरांत दिए जा सकते हैं, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो गलत है। अब जिसमें ये तीसरा आया है वो ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब एक तो ये नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें तीसरा नंबर है। अब दो ऑप्शन बच गए, और यदि दो ऑप्शन बच जाते हैं तो हम तुक्का मारने के अधिकारी बन जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। भारत के संविधान अनुच्छेद 11-18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। देखिए उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियां जो है केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट, वो दी जा सकती है। भारत में उपाधियों का अंत है, तो ये उपाधियां नहीं है, ध्यान रखना। ये पुरस्कार है, नाम से वैसे देखा जाए कॉमन सी बात कह रहा हूं, पद्म पुरस्कार है। यदि उपाधियां होती तो बता देते कि उपाधियां हैं। तो इसका आंसर होगा, मतलब जिसमें एक आएगा वो भी नहीं होगा। अब एक बच गया, यही है। अब यहां आपके कई फैक्ट आ गए। एक तो पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी और ये हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक न्यूज की ओर जिसका संबंध गणतंत्र दिवस से ही है, लेकिन पद्म पुरस्कारों से थोड़ा हटकर है। शुभांशु शुक्ला को सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च माफी चाहूंगा, ये शांतिकालीन है। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च कौन है ये? शुभांशु शुक्ला। ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है, और क्या खास बात है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। आप देख सकते हो, थोड़े टाइम पहले की बात है ये। शुभांशु शुक्ला जी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। करंट में जो बच्चे 1 साल से जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी है, उनको ये सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया है। अब ये सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है, ये अभी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि वीरता पुरस्कार क्या होते हैं। आइए, ये आपके सामने वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार के 2 रूप होते हैं, एक तो युद्ध काल के लिए दिए जाते हैं और एक शांति काल के लिए दिए जाते हैं। युद्ध काल के अंदर जो दिए जाते हैं वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। क्रम याद रखना है, ध्यान रखना, क्रम पे क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र। याद भी रह जाएगा। 5 शब्द है तो टॉप पर है, फिर 4 शब्द है, फिर 2 शब्द है। क्लियर? इसी तरीके से शांति काल में
जो वीरता पुरस्कार है, पहले नंबर पर है अशोक चक्र। क्लियर? सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होता है, लेकिन ये सामान्य क्वेश्चन है। अशोक चक्र। दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा? कीर्ति चक्र। तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? शौर्य चक्र। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि युद्ध काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? 3 यहां से दे देंगे, 1 यहां से दे देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? 3 यहां से दे देंगे, 1 यहां से दे देंगे। क्लियर? तो अब आप देखिए, शुभांशु शुक्ला जी को सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया, तो आपके सामने है, कौन सा आ जाएगा? अशोक चक्र। ये ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों, ये पद्म पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई है। विशेष रूप से क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यही आपके लिए रामबाण साबित होंगे, यही रामबाण साबित होंगे। और कंटेंट मैंने बता दिया, उसको एक सीमित दायरे में रहकर पढ़िए, उलझिए मत उसके साथ। जो चीज महत्वपूर्ण है उन पर बात कीजिए। अनर्गल जो चीजें होती है आसपास, जो हमारी नाकामयाबी को बाधक बनाती है, उनसे दूर रहिए। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को, और इसे राइट डाउन कर लेना। नमस्कार।